किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो अकेले में खुद पर काम कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है ऊंची उड़ान की, और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एस के सर हाजिर आपके सामने उस 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के हर एक चैप्टर के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज करा रहा हूं, जिसकी गारंटीड है कि इन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली 2026 के अंदर क्वेश्चन जरूर रिपीटेबल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो सारे के सारे क्वेश्चन है पिछले 5-6 साल में जो बार बार रिपीट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, जो कि मैं आज के सेशन में आपको कराऊंगा। और इस 30 क्वेश्चन को अगर तुमने मेरे साथ लग के अच्छे तरीके से समझा और सॉल्व करा, तो आप मान के चलो कि इस चैप्टर की आपकी बढ़िया से जेईई मेंस लेवल की तैयारी हो गई है, और आप इसको अब कवर करके इस सेशन को देख के अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन कर सकते हो। बस आपको करना ही है कि अब मेरे साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन लगाने। तो क्या तुम लोग तैयार हो? फटाफट बता दो जोश और जुनून के साथ कि हाँ सर हम तैयार हैं ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का धुआं धुआं करने के लिए। बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। शुरू करा जाए आज का कार्यक्रम। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो यार शुरू करते हैं ना, तो फटाफट कर दो भैया चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो कि ऐसे इन फ्यूचर जो भी सेशन आने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि भाई छोटा सा हमारा चैनल है, तो डेफिनेटली आगे आने वाले सेशन मिस हो जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दो, और हमारा वीडियो सेक्शन वाले में लाइक भी कर देना। पहली बात आप ये देखो कि इस टाइप के मैं सारे के सारे सेशन इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहा हूं, है ना। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अभी हमारा प्रीवियस सेशन इसी के ऊपर ही था, जो मैंने 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराया। ऐसे मोशन एंड अ प्लेन, तो मैं सारे के सारे चैप्टर 30-30 मिनट में रिवाइज भी करा रहा हूं माइंड मैप्स के फॉर्म में, और उसके बाद हम हर एक चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। साथ में मैं कुछ जेईई एडवांस के भी टफेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि जेईई मेंस में रिपीट हो सकते हैं, तो वो भी हम इस चैनल के ऊपर कर रहे हैं। तो आप जाके चैनल पर चेकआउट करना, लाइव वाले सेशन में जब आप जाओगे तो आपके सारे के सारे सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहले क्वेश्चन से आज के, तो शुरुआत में थोड़ा सा स्पीड हो सकता है स्लो रहे, लेकिन जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हम स्पीड भी फास्ट करते जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादातर रिपीटेबली आपको लगने लगेंगे, क्योंकि मैं लेकर ही वो आया हूं जो 80% चांसेस हैं कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा देखते हुए कि अगर कोई भी बच्चा अगर इस पूरे के पूरे सेशन को शुरू से लेकर एंड तक लगाएगा और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये बात तय है कि तुम कितने भी पढ़ाई में अच्छे हो, 30 में से 30 क्वेश्चन आपसे तब भी नहीं बनेंगे, 30 में से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे। बाकी के मतलब क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको इस सेशन में कुछ ना कुछ सीखने का मौका देंगे। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन 2025 से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया कि भाई एक बलून है हमारा, और वो उसका मास m हमें दे रखा है। एक बलून है, एक गुब्बारा है, और उसका मास दे रखा है हमें m, और वो बलून जिसका मास m है, इट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर बलून a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो पहली बात तो यार ये हमें समझ में आनी चाहिए कि यार अगर बलून का मास हमारा कैपिटल M है, तो उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी mg, वेट उसका। लेकिन अगर वो ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब इसके ऊपर हमने कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स F लगाई है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने F फोर्स लगाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट खुद ही लगी रहा है, लेकिन नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आई होगी, तभी तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर गया। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया है। तो यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए हम इक्वेशन लिखें, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स m है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m है और एक्सेलरेशन a है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब इसके अगर हम आगे देखें, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको इस बलून का मास कुछ रिड्यूस कर देना है। क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बलून का मास थोड़ा सा कम कर दो, और फोर्स जो लग रही थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो उतनी रहेगी। तो अगर बलून का मास कम कर देंगे तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो अभी ऊपर नेट फोर्स ज्यादा आएगी, तो ऊपर अब ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि अब बलून का मास आपने कुछ कम करा, और जिसको कम करने की वजह से अब ये बलून ऊपर 3a एक्सेलरेशन से जा रहा है।
तो अब आपको ये बात बताना है कि आपने बलून का कितना मास कम किया होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो मैंने माना कि बलून में से x मास मैंने रिड्यूस कर दिया, तो अब नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा m माइनस एक्स इंटू जी। अपवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स आप ऐसे लगा रहे थे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 3 आया। मतलब फिर से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट m माइनस एक्स इंटू जी, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, तो नेट फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मास m कौन सा रखोगे, अब m माइनस एक्स रखोगे और एक्सेलरेशन 3 आ गया। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बचती है, फिजिक्स यहां पर खत्म हो गई, हम आंसर निकाल लेंगे। क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूं। बस आपको ये दोनों इक्वेशन अगर जो मैंने बनाई ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आगे बस ये मैथ्स की सॉल्विंग है। 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा तो देखो f से f तो कट जाएगा, तो यहां पर ये माइनस का m g प्लस का एक्स जी हो रहा है यहां पर, ये है ना, और ऊपर इक्वेशन 1 माइनस करा तो ये प्लस का mg इधर आ गया। ऐसे यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 3 कैपिटल M ए माइनस का 3x है, और ये ऊपर का माइनस का m ए और आ गया, बस खत्म कहानी। तो यहां से mg से mg गया तो xg इज इक्वल्स टू ये 2ma माइनस का 3x ए, सही जा रहे हैं। तो इसको मैं इधर ले आता हूं तो x कॉमन ले लिया, तो g प्लस 3a इज इक्वल्स टू 2ma। तो यहां से यू विल गेट x की वैल्यू 2ma इज अपॉन g प्लस 3a। क्या इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, अगर ये मैं नहीं भी कराता तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप यार जेई है ना, जेई देने वाले बच्चों सबके पास मैथ्स हो गए, और मैथ्स कितने तगड़े लेवल की आती है जेई में, तो ये इतनी कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाओगे। तो ये 2ma अपॉन g प्लस 3a ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। इसी साल 2025 में आया वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख के घबरा गए, और कुछ बच्चों ने गलती करी, 50% बच्चों ने ये गलती करी कि यहां पर m इंटू 3a लिखा, यहां पर m माइनस एक्स लिखना भूल गए। इस क्वेश्चन को आप जरा अच्छे तरीके से देखो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। हेलो 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 बोलो भैया, चलें आगे, चलते हैं भैया फटाफट। यहां पर ये गलत दे रखा है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये डी नहीं होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो शायद मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करा है। एक बॉडी का मास है 2 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और अगर मैंने उसके ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगाई इन द पॉजिटिव z एक्सिस, तो z एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। अब अगर z एक्सिस में मैंने फोर्स लगाई तो फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाय m। तो फोर्स हमारी 6 न्यूटन है और मास 2 है, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका तो आंसर याद भी होगा कुछ बच्चों को। और यहां पर अगर आप देखो तो भाई हमारा इनिशियल वेलोसिटी, अब मैं z एक्सिस की अगर बात कर रहा हूं तो इन द z एक्सिस भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी u प्लस at इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया मैंने, तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आया है हमारा 3 और टाइम हमें दे रखा है 5/3 सेकेंड। तो यहां से सॉल्व करके 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और आ गई z एक्सिस में। तो x में तो 3 रही, y में तो 4 रही, लेकिन z में 5 आ गई, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भैया क्या बात है, क्या बात है। और देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 3 सालों में लगातार हर साल ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको देख लो, क्या बात है, पिछले 3 सालों में लगातार 3 बार ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर भी 3 है, क्या बात है। तो यहां पर हमें वेलोसिटी देखो x के टर्म्स में दे रखी है, मतलब अगर पोजीशन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और हमें मास भी दे रखा है, फोर्स पूछी जा रही है। तो हमें ये बात मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और हमें ये भी बात मालूम है एक्सेलरेशन को अगर निकालना है तो हम dv बाय dt करते हैं, लेकिन ये तो तब करते हो ना जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल रही होती है। यहां इस क्वेश्चन में वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ साथ बदल रही है, तो इस केस में एक अलग वाला फॉर्मूला लगता है, वो लगता है v dv बाय dx, जो कि इसी से ही आया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, अपने फॉर्मूला बुक में लिख भी लेना। वैसे तो मैं इस चलो फिलहाल करते हैं, इसको कराई देता हूं। तो ये मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम का मतलब 0.5 किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन की जगह पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है 4√x और dv बाय dx। अब यार dv बाय dx कैसे निकालूंगा, तो 4√x का डिफरेंशिएशन करना है, जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि 4√x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 तो एज इट इज आएगा, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 12th में जाके आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो अब आपको आने लगा होगा। तो ये 2/√x बन रहा है, तो यहां पर ये 2/√x रखा, √x से √x गया, यहां से मेरे हिसाब से आंसर 4 न्यूटन आ रहा है।
मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूं, मुझे एक बार बता दो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मुझे नहीं लगता मैं फास्ट हो रहा हूं क्योंकि बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो सही है भाई, बढ़िया। देख लो भाई एक बार। नेक्स्ट, अब ये देखो, ऐसे वाले हमारे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर कई ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको सिंपल टेंशन निकलवानी होती है। ये वो कैटेगरी है, मैं देखो शुरुआत से देखो हर एक क्वेश्चन अलग कैटेगरी का मैं लेकर आया हूं, है ना। पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम का देखा, उसके बाद हमने कौन सा देखा, उसके बाद अभी जस्ट हमने ये पीछे वेलोसिटी वाला देख लिया, उसके पीछे हमने कौन सा देखा, उसके पीछे हमने ये एक्सप्रेशन इस तरीके से भी निकाल के देख लिया। ये 3 कैटेगरी हो गई। अब ये चौथी कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। क्या आपको दे देंगे कि भैया 2 स्ट्रिंग से कोई बॉडी लटकी हुई है, एक में टेंशन T1 एक में टेंशन T2 है, T1 और T2 की वैल्यू बताओ। ये हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन में क्या है, इसकी बस सिंपल से आप फिगर समझ लो कि ये अगर हमारा ऊपर रूफ है और यहां पर कोई ब्लॉक अगर लटका हुआ है जिसका मास m है, तो एक ऐसा वायर है और एक ऐसे वायर से लटका हुआ है, और बोला ये जा रहा है कि एक वायर θ1 और एक वायर θ2 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये एंगल इज θ1 और ये एंगल इज θ2। तो अब यहां पर इस वायर में टेंशन लग रही होगी T1 और यहां पर इस वायर में टेंशन लग रही होगी T2। बस इसके बाद अब आगे जो भी करना है वो आपको और मुझे करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट करने पर आऊं तो ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा, है ना, और ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल θ2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। अब अगर हमने कंपोनेंट करे तो भाई इधर अगर T1 है तो इधर जाएगा T1 cos θ1 और इधर जाएगा T2 cos θ2। इतनी सिंपल से बात तो हमें समझ में आनी चाहिए यार। तो T1 cos θ1 को T2 cos θ2 के इक्वल करना है, पहली बात ये आ गई। अच्छा दूसरी बात, ऊपर क्या क्या जा रहा होगा, ऊपर यहां पर गया T1 sin θ1 और इधर से T2 sin θ2। तो यहां अगर आप देखो तो T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 ये हमारा mg के बराबर होगा क्योंकि नीचे तो वेट लटका हुआ होगा। तो अब अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो ये राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली के बराबर होगी और ये अपवर्ड वाली फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। ये 2 इक्वेशन बन गए, इसके आगे फिर से हमारी फिजिक्स खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। देखो देखो जरा ध्यान से, और थोड़ा सा ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में मुझे T1 की वैल्यू √3 T2 दे दी, और आसान हो गया। तो T1 की जगह पर अगर √3 T2 मैं यहां पर रख देता हूं तो ये √3 T2 cos θ1 और ये T2 cos θ2 है। अब T2 से T2 कट गया तो यहां ये √3 cos θ1 इज इक्वल्स टू cos θ2 आ रहा है। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो फिर मतलब वो वाली बात हो गई कि मैं तो मजदूरों वाली कैटेगरी में जाने लगा, जब मुझे मजदूरी करने का ज्यादा शौक है, जब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार यहाँ पर θ1 में ऐसा क्या रखूं और उधर θ2 के बराबर हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि यार अगर θ1 को मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया तो cos 60 1/2 होता है, तो ये LHS बन जाएगा √3/2। तो अगर मैंने θ1 को क्या लिखा 60 लिखा तो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है √3/2, क्योंकि √3 है और 1/2 आ गया। और यहां पर अगर θ2 को मैंने 30 डिग्री लिख दिया तो cos 30 भी √3/2 होता है, मतलब यहां पर θ2 क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। तो एक कॉमन सेंस है, हम बहुत आराम से सुकून से लिखकर निकाल सकते हैं, वरना बेवजह कैलकुलेशन। ये तो मैथ्स है, मैथ्स आसान भी हो सकती है टफ भी हो सकती है, ये बनाने वाले के ऊपर है। तो θ1 और θ2 आ गया तो 60 और 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री है ही नहीं किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, अभी मैं तुमको पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो यहां पर θ1 और θ2 आ गया। अब मुझे निकालना है क्वेश्चन में T2 की वैल्यू, T2 भी निकालेंगे। तो यहां पर देखो T1 की जगह पर √3 T2 मैंने लिखा, तो √3 T2 और sin 60 भी √3/2, और यहां पर ये T2 तो है और ये sin 30 इज 1/2 दैट इज इक्वल्स टू mg। यहां ये √3 इंटू √3 हो गया 3, और ये 3/2 प्लस 1/2 ये 4/2 करके मेरे हिसाब से ये बन रहा है 2T2 इज इक्वल्स टू mg। तो क्या आप इस बात से एग्री करोगे, क्या ये mg/2 ही आ रहा है? तो ये करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, आंसर तो हमारा आ चुका था। ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए करवाया, क्योंकि अभी मेरा मोटिव आंसर तक पहुंचाना नहीं है, मेरा मोटिव ये सिखाना है कि आंसर तक पहुंचा कैसे जाता है। आप इसको अच्छे से देखिए मेरे प्यारो। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्पार्की, श्रुति, हरीश, वेरी गुड बच्चों, ऐसे करते जाएंगे। नेक्स्ट देखो 5th कैटेगरी का क्वेश्चन, सारी कैटेगरी अलग लेकर आया हूं मैं। यहां पर अब देखो 1 kg का ब्लॉक है, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मतलब ये अगर हमारा ग्राउंड है,
ठीक है, ये ग्राउंड पर एक अगर हमारा यहां पर हमने ब्लॉक ला के रख दिया और जिस ब्लॉक का मास इज 1 kg, तो वो जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और वैसे तो देखो ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फ्रिक्शन आपको अलग से पढ़ाने का सोचा है, लेकिन ये हम क्वेश्चन तब भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या बोला गया कि x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर से 0.9 मीटर, 1.9 मीटर, मतलब अगर ये ओरिजिन है मान लो है ना, ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमने माना 0.1 मीटर, और यहां तक अगर आप पहुंचे तो ये हो जाएगा 1.9 मीटर। तो यहां से यहां तक की जर्नी में बोला गया कि यहां पर इस पूरी जर्नी में इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, मतलब ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन एक रुकावटी फोर्स लग रही है जो कि मेनली यहां पर फ्रिक्शन ही हो सकता होगा, वो है। और वो कुछ इस तरह से दे रखी है माइनस का KR न्यूटन, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं कि F जो है वो माइनस का KX न्यूटन है। और यहां पर K की वैल्यू 10 भी है, तो F जो है वो माइनस का 10x है। ये क्वेश्चन में गिवन है, अभी तक हमने क्वेश्चन करना शुरू नहीं करा, ये हम सिर्फ पढ़ ही रहे। हमें ये बात निकालनी है कि जब ये 1.9 मीटर वाले पोजीशन पर ब्लॉक पहुंचा होगा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। ऑब्वियसली यार वेलोसिटी कमी होनी है, बढ़नी तो है नहीं, तो वेलोसिटी अगर कमी होनी है तो पहली बात बी तो नहीं हो सकता है ना। अब 3 ऑप्शन बचे, अब इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे समझो। पहली बात कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है, उस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, और हर बात एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है वेलोसिटी का बढ़ना, यहां वेलोसिटी कम भी हो रही है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, फोर्स का फॉर्मूला ma है, और यहां पर फोर्स की जगह पर तो माइनस का 10x लिख दिया हमने, मास 1 kg है तो 1 लिख दिया, और एक्सेलरेशन को अभी जस्ट जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था v dv/dx, देखो वो वाली बात यहां पर रिपीट हो गई। अब वो बात देखो अभी से रिपीट होने लगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv/dx अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, तो यहां से v dv इज इक्वल टू माइनस का 10x dx हो जाएगा। फिर यहां अब फिजिक्स खत्म हो गया, मैथ्स है। अब तुमको अगर ये समझ में नहीं आया तो अब यार फिजिक्स को दोष मत देना, तुम्हारी मैथ्स डूबी हुई है, तुम उसको जरा सुधारो। क्वेश्चन को समझना और ये इक्वेशन बनाना ये फिजिक्स का काम है। आंसर तक तुम भाई जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम्हारी मैथ्स नहीं सुधरी हुई होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो आप उसमें कभी भी फिजिक्स को दोष मत देना कि यार आंसर नहीं आते, तुम अपनी मैथ्स इंप्रूव करो। तो यहां पर अब हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता तो बता देता हूं भाई। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर एक बढ़ जाती है और वही डिवाइड में आ जाती है। यहां पर ये -10 तो एज इट इज रहा, एक्स की पावर एक बढ़ के 2 हो जाएगी और वही डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां पर देखो लिमिट भी लगनी है। अरे भैया लिमिट भी अगर लगनी है तो कहां से कहां लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी देखो 10 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी वो निकालना है। और ऐसे अगर मैं x की बात करूं तो इनिशियल ये 0.1 था और फाइनल 1.9 तक आप पहुंचे हो। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये 2 5 10 हो गया। तो अब यहां पर अच्छा एक सेकंड में इसको कट नहीं कर रहा, और आसान कर दूं, लो जी ये 2 से 2 हम ऐसे कट कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार अपर लिमिट पुट करूंगा और एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार यहां v की जगह पर v ही आएगा तो ये v स्क्वायर, और एक बार v की जगह पर 10 आएगा तो 10 स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये माइनस का 10, अब जगह कम पड़ गई यार, माइनस का 10। अब ये एक बार x की जगह पर 1.9 और एक बार x की जगह पर 0.1, ये 1.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अब इसका आगे आप सॉल्व करके क्या v निकाल सकते हैं मेरे प्यारो या नहीं है, या मैं मुझसे निकलवाओगे, v स्क्वायर माइनस 100 हो जाएगा, और ये सॉल्व करके मेरे हिसाब से बैठ रहा है 36 माइनस का 36, देख लेना इसको। तो ये 100 माइनस का 36 आई थिंक ये 64 होता है। तो v यहां से सॉल्व करके 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये लॉज ऑफ मोशन के अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो नहीं का फोर्स का फॉर्मूला बच्चों को लगता है m इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। बच्चे लॉज ऑफ मोशन को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगे, क्योंकि इस बार 2025 में ओनली 7 क्वेश्चन आए थे। बच्चों को लग रहा है कि अब लॉज ऑफ मोशन इतना बेकार चैप्टर है, इसको करने की जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूँ 2026 में बहुत बुरा धोखा खाने वाले हैं वो सभी बच्चे जो लॉज ऑफ मोशन को हल्के में लेगा। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आया ना तो भी ये लॉज ऑफ मोशन तुमको शिद्दत से करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये अगर नहीं अच्छे से होगा तो बाकी की तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स इंपैक्ट कर जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इसी का रूल लग ही जाता है। आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन, अब क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है मुझे कराना चाहिए, क्या मैं इसको आपके लिए स्किप कर दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस एंगल बदल दिए, निकलवा तो वही रहे कि T1 और T2 बताओ, मैं नहीं निकाल सकता क्या? फिर से देखो कंपोनेंट, यहां पर इधर T1 है तो इधर T1 cos 60
cos 60 का मतलब 1/2, तो यहां पर देखो ये T1/2 आ रहा है, और ऊपर जाएगा T1 sin 60 मतलब √3 T1/2। सेम इसी तरह अब आप इधर देखो तो T2 था, तो इधर आएगा T2 cos 30 दैट इज √3 T2/2, और ऊपर जाएगा T2 sin 30 दैट इज T2/2। कितना सिंपल हो गया। अब ये T1/2 को अगर मैं √3 T2/2, अरे सेम है यार ये तो बिल्कुल, T1/2 को अगर √3 T2/2 के इक्वल करूं, 2 से 2 जाएगा, तो T1 जो आ रहा है वो √3 T2 के बराबर आ रहा है। क्या पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही था। और यहां पर अगर आप देखो, तो ये √3 T1/2 प्लस T2/2 को ऐड करूंगा तो वो mg के बराबर हो जाएगा। तो ये √3/2 T1 की जगह पर मैंने रख दिया भाई √3 T2, सेम कैलकुलेशन भी देखो सेम आ रही है, और ये T2/2 इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके T2 आ रहा है mg/2। मास यहां पर 1 है, g हमारा 10 है, तो ये 10/2 मतलब ये 5 न्यूटन। तो अगर T2 5 न्यूटन है, तो यहां पर अगर मैंने पुट करा इसे, तो T1 हो जाएगा 5√3 न्यूटन। मुझे फिर एक बार बता दो, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, मैं फास्ट समझाने में नहीं कैलकुलेशन में हो रहा हूं, क्योंकि मैं तभी आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा, है ना। आई होप बात समझ में आ रही होगी। 2027 में क्या हो सकता है, देखो 2 साल पुरानी बातें हैं, इतनी जल्दी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जैसे जैसे ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, 2023 के कंपैरिजन में 24 में ज्यादा टफ पेपर आया, 24 के कंपैरिजन में 2025 में ज्यादा टफ पेपर आया, 25 के कंपैरिजन में पूरी की पूरी बात तय है, प्रूवन है कि 26 में और ज्यादा टफ आएगा, और 26 के कंपैरिजन में 27 में भी टफ ही पेपर आएगा। मतलब टफनेस का लेवल जो है ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ये कम तो नहीं होगा। तो 2027 में भी आप एक्सपेक्ट करो कि पेपर टफ ही आएगा। मतलब जैसे अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसी लेवल के या इससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए देखो मैं पीवाईक्यू में भी वो सारे क्वेश्चन लेकर नहीं आता जो इजी लेवल के होते हैं, मैं मॉडरेट या अबव मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेकर आता हूं, ताकि मैं आसान आसान क्वेश्चन करके तुमको खुश या फिर झूठा एक दिली सेटिस्फेक्शन ना दूं कि तुमको लग रहा हो कि यार तुम्हें आता है। वो चीज मैं करने नहीं आया, है ना। जिस लेवल का भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं इसी लेवल का आएंगे, या फिर इसी पूरे का पूरे सेशन में 30 क्वेश्चन में से ऐसे 6-7 क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, बाहर इससे तब भी नहीं जाएगा, ऐसा घबराने की जरूरत है नहीं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया था, ये आसान है बहुत। अभी जो 2025 में क्वेश्चन करे, अब सारे क्वेश्चन जो तुम देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन आसान होंगे, मैं खुद ही बता दूंगा। इसमें आपको पता है क्या बताना है कि यहाँ पर एक रस्सी ऐसे लटकी हुई थी, 1 kg का ब्लॉक लटका हुआ था, आपने बीच में से उस थ्रेड को पकड़ के ऐसे खींच दिया F फोर्स से अगर आपने ऐसे पकड़ के इसको खींच दिया, तो यहां पर ये देखा गया कि वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और वायर में ये जो टेंशन फोर्स है ये T1 है। अब सिंपल से बात है, मुझसे पूछा जा रहा है कि F बता दो, क्या फर्जी क्वेश्चन है। देखो ये डायरेक्ट देख के भी मैं तुमको बता सकता हूं, फिगर में सॉल्व करा दूं। अगर आप कॉम्पोनेंट करोगे तो एक ऊपर जाएगा T1 cos 45 मतलब T1/√2, और इधर जाएगा T1 sin 45 वो भी T1/√2। अरे यार F T1/√2 के बराबर आ रहा है, और T1/√2 mg मतलब ये 10 न्यूटन होगा, उसके बराबर आ रहा है। तो मुझे F चाहिए ना, तो F अगर T1/√2 के बराबर है तो T1/√2 तो 10 के बराबर है, इसका मतलब F 10 के बराबर हो गया। क्यों सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आप देख रहे हो 2024 में ये वो क्वेश्चन थे जो मैं बिना पेन उठाए आपसे सॉल्व करा सकता हूं। 25 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बिना पेन उठाए सॉल्व होता, उसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही थी। सिंपल है। और देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक हैवी आयरन की बार है जिसका वेट W है, और एक एंड, अभी अच्छा क्वेश्चन है यार, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आपको 26-27 में देखने को मिलेंगे। एक हैवी आयरन की बार का जिसका वेट है W, उसका एक एंड तो जमीन पर है और एक एंड इंसान के कंधे पर है, और थीटा एंगल का वो थीटा एंगल बना रही है रॉड, तो कितना वेट एक्चुअल में पर्सन को एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का नहीं है, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में ही माना जाएगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है यार रोटेशन का। समझो यार, एक ये रॉड है, ये रॉड ऐसे हवा में तो उड़ नहीं रही होगी, तो क्या हुआ है कि एक इंसान ने अपने कंधों के ऊपर, मुंह पर नहीं, अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर, लाइक दिस, अपने शोल्डर पर इसको फिलहाल ऐसे पकड़ रखा है, हाथों से पकड़ रखा है, जो भी है फिलहाल ऐसे इस रॉड को रोक रखा है थीटा एंगल पर, अपने कंधे पर या मुंह से मान लो पकड़ रखा है इसने फिलहाल, जब मुंह पे जा रही है तो ये ऐसे पकड़ रखा है,
और इस रॉड की टोटल लेंथ है एल। अब आप मुझे ये बात बताओ, अगर रॉड की टोटल लेंथ एल है और रॉड का टोटल वेट डब्ल्यू है, तो अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो मैं उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकता हूं। तो यहां पर सेंटर में हम ये मान सकते हैं कि इस पूरी की पूरी रॉड का मास है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है डब्ल्यू। अभी अगर सेंटर पर है तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये L/2 हो जाएगी। अब आप यहां पर देखो, ये एक ए बी और ये सी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसको पॉइंट को अगर मैं दिखाऊं तो ये डी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कंपोनेंट करो, तो इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल EDA, अगर ये L/2 है तो क्या इतना पार्ट L/2 cos थीटा हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और अगर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है तो ये L है, तो इतना पूरा AC पार्ट क्या हो जाएगा? वो L cos थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये जो इंसान है, वैसे तो लोगों को ये लगा होगा यार जब रॉड W वेट की है तो इंसान के कंधे पर भी W वेट ही महसूस हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रॉड जब पूरी उठाओगे तो W वेट महसूस होगा ना। अभी तो एक एंड जमीन पर है और एक एंड आपके कंधे पर है, तो W वेट महसूस नहीं हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा यही तो हमें निकालना है, यही तो सारा खेल है। देखो अभी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का। कॉन्सेप्ट क्या आता है भाई? टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ी नई बात है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप रोटेशन तक नहीं पहुंचे तो आपको ये नहीं मालूम होगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इतना अभी आप समझ लो। फोर्स अगर मैं किसी चीज पर लगा रहा हूं और फोर्स लगाने की वजह से अगर वो चीज घूम रही है तो उसको टॉर्क कहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना कंधा हटा दूं तो ये रॉड ऐसे बढ़ेगी, कौन सा? ये घूम जाएगी, तो ये टॉर्क लग गया इसके ऊपर। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब जो इंसान है, इंसान के कंधे ने अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक नॉर्मल फोर्स लगा रखी है, तभी तो ये रॉड रुकी हुई है। तो इंसान ने कितनी फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में? नॉर्मल एन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड घूम रही है। अगर ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल नहीं है मेरे प्यारे, वो एल कॉस थीटा है। तो इंसान की वजह से टॉर्क आ रहा है एन इंटू एल कॉस थीटा। और वेट की वजह से कितना टॉर्क आ रहा है? वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है। अब जब वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है तो यहां से यहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी जो कि L/2 cos थीटा है। तो यहां पर वेट डब्ल्यू और L/2 cos थीटा। मैं फिर कह रहा हूं ये गलत यहां पर क्वेश्चन आ गया लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, एक्चुअल में रोटेशन का क्वेश्चन है। तो L cos थीटा से L cos थीटा गया, तो इंसान ने कितनी फोर्स लगाई? वो W/2 के बराबर आ रहा है। मतलब एक्चुअल में जो रॉड का वेट है उसका आधा वेट ही उसके शोल्डर पर उसको महसूस हो रहा होगा। है अच्छा क्वेश्चन, करने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। इसको पर मैंने 2 स्टार बना दिए, मतलब आप समझ जाओ अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आने होंगे तो ये आएगा। और देखते जाते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक लाइट अनस्ट्रेचेबल हमारा स्ट्रिंग है। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इजी। ये पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन आ गए और ये हर बार आ रहा है। ये सेम ऐसे हमारा 24 में भी आया था, ये कई बार रिपीट हुआ है। अब इसको देखो, मैंने इसकी ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि अगर एक पुली है हमारी और एक साइड इसका मास अगर m1 है और एक साइड इसका मास अगर m2 है, तो जो भारी है वो नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से और जो हल्का है वो ऊपर आएगा a एक्सेलरेशन से। तो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? कोई बताएगा? मैंने बताया था कभी नेट फोर्स, तो m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इस वाले केस के क्वेश्चन में। ये तब पॉसिबल है जब पुली और हमारा ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। तो यहां पर भारी वाला नीचे जा रहा है, हल्का वाला ऊपर आ रहा है, तो नेट फोर्स भारी के वेट में से हल्का वेट माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन g/8 दे रखा है, तो बस बहुत तेजी से बस फिजिक्स खत्म हो गई। g/8 यहां आ जाएगा, ये m2 माइनस m1 मैंने कॉमन g बाहर ले लिया, m1 प्लस m2। अब इसका आगे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, वो मैं थोड़ी सी फास्ट कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कराई। तो m1 प्लस m2 जो आ रहा है वो 8m2 माइनस 8m1 आ रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 9m1 जो है वो 7m2 के बराबर आ रहा है। तो m1/m2 इज 7/9। m1/m2 इज 7/9। अब m1/m2 पूछा किसने? आपसे m2/m1 पूछा है, तो वो 9/7 हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लेना भाई, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर एक प्लेयर ने, ये बड़े सिंपल है, ये हलवा क्वेश्चन है यार, है ना। ये 1 स्टार क्वेश्चन है, 2 स्टार बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन और 3 स्टार कतई जहर क्वेश्चन। अब तक मैंने 3 स्टार किसी पर नहीं बनाया। तो प्लेयर ने क्या करा, बॉल को पकड़ा, बॉल है 150 ग्राम की, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
और इसकी स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और कैच पकड़ने में 0.1 सेकेंड का समय लगा, तो कितनी फोर्स प्लेयर के हाथ पे लगी होगी? बॉल आई यार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 150 ग्राम की बॉल आई, तुमने पकड़ी और उसको रेस्ट में लाने में तुमको 0.1 सेकंड लगा, तो हाथ पर कितनी चोट लगी होगी बॉल की वजह से, ये बताना है। सीधी सी बात है, चोट का मतलब फोर्स और फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नहीं दे रखा सीधा सीधा, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ये तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th क्लास से। तो मास रख दो यहाँ पर 150 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दूंगा किलोग्राम के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुक गई बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो यहाँ पर 0 माइनस 20 आना चाहिए, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो 20 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और टाइम इज 0.1, पॉइंट उड़ाऊंगा ऊपर 0 जाएगा, ये 3 0 इसके 0 को खा जाएंगे, और यहां से फिर फोर्स सीधी सीधी हमारी 30 न्यूटन आ रही है। क्या इतना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति, शाबाश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब ये जरा क्वेश्चन करके दिखाओ। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 3 बॉडीज हैं, ए बी सी, और तीनों का मुझे मास गिवन है, और बोला जा रहा है कि भाई वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं। अब अगर तीनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मास अलग अलग है, तो मोमेंटम का रेशियो बताओ। तो जिसको नहीं मालूम उसको मैं बता देता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी तो होता है, लेकिन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ये रिलेशन होती है। जिसको नहीं मालूम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m होता है। तो यहां से अगर आप देखो 2m इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं तीनों के रेशियो की बात करता हूं, ए वाला का रेशियो, बी वाले का रेशियो और सी वाले का रेशियो, तो मेरे प्यारे तो मुझे खुद ही ईमानदारी से बात बताओ, जब सब की काइनेटिक एनर्जी बराबर, तीनों के लिए 2 तो सेम ही होगा, तो सब कट ही जाना है, तो बचेगा क्या? यहां पर ए वाले का मास, यहां पर बी वाले का मास, और यहां पर सी वाले का मास। तो ए वाले का मास इज 400 ग्राम, बी वाले का मास इज 1200 ग्राम, सी वाले का मास इज 1600 ग्राम। यहां पर मैंने 400 से कर दिया सबको डिवाइड करके उड़ा दिया, तो यहां पर बन रहा है √1, यहां पर बन रहा है √3, यहां पर बन रहा है 4, मतलब 1:√3:2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसको, हो गया। वेरी गुड जानवी, शाबाश। चलते जाएंगे आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बॉडी का वेट है 200 न्यूटन, वो लटकी हुई है बॉडी, 200 न्यूटन की बॉडी ने कर ली है खुदकुशी, क्योंकि वो भैया सर की क्लास को अच्छे से नहीं किया करती थी, फिर नंबर कम आए, पापा ने कर दी बढ़िया से उसकी धुलाई, और वो चली गई डिप्रेशन में। जब डिप्रेशन में चली गई तो उसने गलत कदम उठा लिया। तो गलत कदम क्या उठाया कि भैया यहां से भाई एक बॉडी जो है वो अब लटक चुकी है, तो बॉडी जो लटकी, उस बॉडी का वेट इज 200 न्यूटन। तो बॉडी जब लटक रही थी तो लटकते लटकते भी इतनी फिजिक्स तो उसने पढ़ी थी कि भाई 200 न्यूटन मेरा वेट है, तो भैया पेड़ के ऊपर 200 न्यूटन ही लगेगा। लेकिन नंबर इसी वजह से तो कटे, उसने ये सोचा ही नहीं कि ये जो चेन है जिस रस्सी से मैं बांधा है, उस चेन का भी तो वेट 10 kg है। तो एक्चुअल में पेड़ के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो 200 न्यूटन तो लग नहीं रही होगी, इसका भी तो मास है ना 10 kg। तो इसका मास अगर 10 kg है, इस रस्सी का जिससे वो लटका हुआ है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? वो 10 g हो जाएगा, मतलब 100 न्यूटन। तो 200 न्यूटन तो धरती का बोझ ये है, और 100 न्यूटन बोझ रे के साथ में लटका भी है, तो ओवरऑल बोझ कितना आ रहा है इस पेड़ के ऊपर? वो आ रहा है 300 न्यूटन। महानों ने इसके ऊपर भी 200 न्यूटन लगाया। पता नहीं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन अगर कोई जेईई मेंस में दे रहा है, तो मैं बता रहा हूँ जेईई मेंस की तौहीन है फिर तो, है ना। और तुम्हारे सामने अगर इतना आसान क्वेश्चन है तो खुश मत होना, मतलब ये बेकार क्वेश्चन है, बेकार, बिल्कुल घटिया, 1 स्टार भी नहीं मैं इसको दूंगा। और यूट्यूब पर टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं तुमको कराने के लिए, PYQs के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे, ताकि तुम खुश हो जाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के। भाई नीट वाले बच्चों को मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं कराता था, क्या फर्जी क्वेश्चन, बेकार। आगे बढ़ते हैं। एक लाइट स्ट्रिंग है जो पास कर रहा है एक स्मूथ लाइट पुली पर। फिर से पुली आ गई। मैंने बोला ना एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए। ये 3-4 तुम क्वेश्चन देखोगे आज की क्लास में। इधर मास m1 है और इधर मास m2 है। भारी वाला नीचे जा रहा होगा ये एक्सेलरेशन से, हल्का वाला ऊपर आ रहा होगा ये एक्सेलरेशन से। तो m1/m2 का रेशियो बता दो अगर इस बार एक्सेलरेशन इज g/√2। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये मैं नहीं कराऊंगा यार, मुझे वैसे नहीं कराना चाहिए। m2g - m1g अपॉन m1 + m2 बोलो, और एक्सेलरेशन अगर g/√2 दे दिया तो ये g/√2 इज इक्वल्स टू m2 - m1g
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जी से जी कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करानी यार, ये तो तुम इतना तो करना जानते हो, ऐसा तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, इतने भी बर्बाद तो नहीं हो सकते तुम, है ना। नहीं सर हम हैं, सर आपको पता नहीं है लेकिन हम हैं बर्बाद। अगर है तो भैया करवा देता हूं। ये इधर आएगा तो ये m1 इधर आया तो ये 1 प्लस √2 बन जाएगा, और ये m2 है तो इधर ये √2 माइनस 1 बन जाएगा। एक स्टेप स्किप करा है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा होगा, सर एकदम से ऐसे ऐसे कैसे कर दिया सर। तो भैया इतनी तुम आदत डालो कि अगर सर ने एक स्टेप उड़ा दिया है हवा में कैलकुलेशन में, तो वो तुमको भी उड़ता हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक करिए। वेरी गुड शाबाश। ओके ये देखो भैया, हाँ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा सकता है लेकिन है नहीं, देखते हैं ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के एकदम से बच्चों की दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कम ही से आते हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों ने करी नहीं होती। आपको मोमेंटम दे दिया है वेक्टर फॉर्म में। क्या है मोमेंटम? मोमेंटम है cos kt आई कैप और sin kt, kt यहां पर एंगल है और j कैप, ये मोमेंटम दे दिया। बोला ये जा रहा है कि बताओ फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या एंगल होगा। इसका जब मैं तुमको एक्चुअल दिखाऊंगा ना सॉल्यूशन, वो काफी लंबा चौड़ा भयानक सा है, इसको मैं बड़ा आसान तरीके से तुमको करके दिखाता हूं। सीधी बात है, जो भी बच्चा पढ़कर आया ना उसके दिमाग में सबसे पहले ये सुनते ही बात क्लिक करी होगी कि अगर फोर्स और मोमेंटम की बात हो रही है तो मोमेंटम से हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ना न्यूटन का सेकंड लॉ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब जिस महान को पता ही नहीं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करके न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, उसको तो ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो वो कहां से कर लेगा ये क्वेश्चन, और सोच रहा है जेईई मेंस में 99 आ जाए, ऐसे कैसे आ जाएगी। तो यहां पर अगर तुम्हें देखो तो यहां पर फोर्स अगर निकालनी है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का मतलब यहां पर मैं डीपी बाय डी कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम जो ऊपर दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करना, कर देंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन मालूम है, साइन होता है माइनस का, तो माइनस का साइन केटी, और केटी का भी चेन रूल लगेगा तो केटी का डिफरेंशिएशन के ये आगे आएगा, ये अब हमारे लिए आई कैप हो गया। अब सेम ऐसे साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस होगा, तो वो बनेगा कॉस केटी, केटी का डिफरेंशिएशन के आगे आ गया, ये हमारे लिए हो गया जे कैप। आ गई भाई फोर्स, कौन सी बड़ी बात थी, फोर्स आ गई है। अब लेकिन सर फोर्स निकालने के बाद भी क्या ही उखाड़ लिया हमने, यहां पर तो हमें एंगल पता करना है। अरे भैया देखो जरा, अब यहां पर वही यही तो लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारी टेस्ट करना चाहता है जेईई मेंस वाला, कि भाई तुम इतना समझ पा रहे हो कि अगर फोर्स और मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में आ चुका है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, अगर तुमने वेक्टर पढ़ा होगा। देखो यार ये सबको मालूम है कि भाई डॉट प्रोडक्ट करके, है ना, 0 आता है 90 डिग्री के एंगल पर, ये सबको मालूम है। दो अगर क्वांटिटीज 90 डिग्री पर है तो डॉट प्रोडक्ट करके 0 आता है, लेकिन वो यहां पर लग सकता है। मालूम होने के बाद भी सबका इतना दिमाग काम नहीं करता। मैं ये चाहता हूं तुम्हारा दिमाग काम करने लगे, यही तो एग्जाम तुमको सिखाना चाह रहा है। तो यहां पर अगर मैं एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर करूं तो सॉल्व अगर मैंने करा तो यार डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो डॉट में आई की आई से मल्टीप्लाई और जे की जे से होगी, तो आई की आई से मैंने अगर मल्टीप्लाई कराई तो यहां पर ये माइनस का के साइन के टी और कॉस के टी, ये सीधे सीधे लिख दूं साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब सेम ऐसे अगर इसके हिस्से में कराऊंगा तो ये आएगा प्लस का के यार साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बात हो गई, ये तो के साइन थीटा कॉस थीटा से के साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 0 आ रहा है। मतलब डॉट प्रोडक्ट करके अगर 0 आ रहा है दैट मीन फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तभी आता है। तो यहां पर ये फोर्स परपेंडिकुलर है मोमेंटम के, तो थीटा इज 90 डिग्री दैट इज π/2। करने की जरूरत ही नहीं थी, बड़ा सिंपल सा। अगर कुछ और होता तो हम कैसे निकालते, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई और एंगल होता तो एफ डॉट पी को आप कैसे लिखते, आप लिखते एफ पी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर और नीचे एफ का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड, यहां से आ जाता वो। देख लो भाई सेम इसी तरह से इन्होंने सॉल्व करा है, इन्होंने लंबे वाले तरीके से करा है, हमने थोड़ी सी ट्रिक लगा दी है। और देखो अब ये वो क्वेश्चन है जिसका 100% बच्चा आंसर गलत ही मार्क करके आया, इतना आसान होने के बाद भी। ठीक है चलो देखता हूं आप में से कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। ये क्वेश्चन है तो मेरी नजरों में 1 स्टार का, लेकिन मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने इसको सही करने के बाद गलत कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन जो तुमको +4 दिला सकते थे वो तुम्हारे -5 करा देते हैं।
+4 जो करा सकते थे वो -5 करा देते हैं। तो तुम कितना बड़ा डेविएशन लिया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वजह से हुआ। पता है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कि एक हमारा ये फ्लोर है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 kg का, यही आई थिंक 5 kg का आपने क्या रखा है, एक वुडन ब्लॉक रखा है और वो एज इट इज रुका हुआ था। लेकिन जब आपने इस 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एक 25 kg का सिलेंडर और ला के रख दिया, तो अब ये जो ग्राउंड है जहां पर भी ये आपके दोनों ब्लॉक रखे हुए, अब ये इतना वजन झेल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अभी आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया और ये नीचे जाने लगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब अगर ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो आप मुझे ये बात बताओ नीचे क्यों जा रहा है। ये दोनों मिलके वेट लगा रहे होंगे mg नीचे की तरफ, और ये ग्राउंड मिलके बदले में नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल mg के बराबर होता है। यहां पर देखो इस बात का सबूत मिलेगा कि हमेशा नॉर्मल mg के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर बराबर होता तो ये रुका हुआ होता सिस्टम, ये नीचे जा रहा है तो mg बड़ा है नॉर्मल से। तो मैंने क्या करा, वही कहानी फ्री बॉडी डायग्राम, mg में से नॉर्मल निकाला और नेट फोर्स के बराबर कर दिया। नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ये वही बच्चा इतना कर पाएगा जो अच्छा है पढ़ाई में, बुरा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं तब भी नंबर इसके कट जाएंगे इस क्वेश्चन में। सुनो जरा क्यों। हमने ये देखा कि यार मास जो है 25 और 5 30 हो गया, 30 हो गया मास, तो ये 30 और जी की वैल्यू हम 10 लेते ही हैं जनरली, तो यहां पर ये 300 आ गया। सही है। एम ए में इधर ले आया तो माइनस का एम ए है ना, नॉर्मल मैंने उधर भेज दिया, तो एम ए अगर मैं इधर लाया तो मास तो हमारा वही है 30। चलो यार स्टेप स्टेप नहीं कर रहा, ये मास है 30 और एक्सेलरेशन है 0.1। यहां से अगर आप सॉल्व करके देख रहे हैं तो ये 300 माइनस का 3 दैट इज हमारे एन आ रहा है 297 न्यूटन, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और इतनी गलत बात है नहीं है कि अगर तुम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर गूगल पे अभी चलो अभी चेक करो, सर्च करो तुम इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पे क्या कह रहा है, जब तुम देखोगे तो इसका आंसर वो ए दे रहा होगा। और मैं आपको बताऊं ये ए आंसर इसका नहीं है। कोई बताएगा इसकी वजह क्या है? ये जो नंबर कट रहे हैं, बताओ वजह कौन है उसकी, क्या है वजह? वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर मुझे बताया 291 न्यूटन। वेरी गुड, शाबाश, जीनियस आदमी हो यार तुम। बताओ ये कैसे आया, कैसे आया? ये 291 न्यूटन पता है तब आएगा जब आपने यहां पर जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, क्योंकि जब आप इस जी की वैल्यू यहां पर 9.8 रखेंगे ना तो ये 300 नहीं होगा, ये क्या बनेगा पता है? ये बनेगा आपका 294। समझे? तो यहां पर ये 294 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं, 294 में से अगर 3 माइनस करता हूं तो ये 291 न्यूटन आंसर देता है। ये 291 न्यूटन आंसर देता है। कितनी सिंपल सी बात, कोई भी इग्नोर कर सकता है कि जी की वैल्यू तो हर तरफ 10 लेते हुए चल रहे थे, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो भी 10 मान लो, और 10 मान के आंसर आ भी गया तो तुम सोच के देखो, क्या तुम एग्जाम हॉल में इतने प्रेशर में तुम सोच पाओगे कि यार 297 ना होकर 291 भी हो सकता था? नहीं सोच पाता बच्चा। यही इसी चीज का तो वो फायदा उठाते हैं। तो इसका आंसर बी है। गूगल पे भी आंसर गलत दे रखा है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। एक वुडन ब्लॉक है हमारा, इनिशियली रेस्ट पर है, उसके ऊपर फोर्स लगाई गई और फोर्स समय के साथ साथ बढ़ रही है। तो बताओ कौन सा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होगा? बहुत ही हलवा क्वेश्चन। अरे यार फोर्स अगर टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब F इज इक्वल टू KT है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ K/m इंटू टी। तो ये भी तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा ऊपर की तरफ उठेगा, तो ए नहीं हो सकता, ऐसे कर्व नहीं जाएगा, सी नहीं हो सकता। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन भी तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये ग्राफ 0 से ओरिजिन से निकलना चाहिए, ना कि बी वाला। बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं भैया, एक F1 फोर्स है और एक F2 फोर्स है, टोटल हमने 2 फोर्स लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कितना एक्सेलरेशन होगा? दोनों फोर्स को ऐड कर दो, तो ये 5i कैप और 3i कैप 8i कैप, 8 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 4j कैप, 7 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4k कैप।
ये मेरे पास फोर्स आ गई है। अरे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास, तो मास इज 4 kg, तो 4 kg से फोर्स को डिवाइड कराओ, तो ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल, एक्सेलरेशन निकालना था। और आगे देखते जाओ, एक क्रिकेट प्लेयर है, अब यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क में है। सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा था कि बॉल आ रही है इतनी स्पीड से, इतने सेकंड में वो रुक गई, बताओ हाथ पर कितनी चोट लगी होगी। ये क्वेश्चन अभी हम स्किप करते हैं, इसका भी आंसर शायद 30 आएगा। क्या बात है ये तो तुक्का लग गया। और देखो अब ये सारे के क्वेश्चन मैं इसलिए डाल के लाया हूं क्योंकि मुझे दिखाना भी तो तुमको था ना कि जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली शायद सेम आ गया। ये भी आपको करना है कि भाई ये M1 और M2 ब्लॉक है, नेट एक्सेलरेशन G/8 आ रहा है, तो M1 बाय M2 का रेशियो बताना है। ये अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये आप करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हाँ ये क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। अब वैसे यार ये क्वेश्चन हमारा फ्रिक्शन का है, कराऊं या छोड़ दूं अभी। एक हमारा देखो y इज इक्वल्स टू, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन यहां आ गया। असल में लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन एक ही, फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन में आता है ना, तो बड़ी मुश्किल से मुझे छाटने पड़े फ्रिक्शन वाले सारे क्वेश्चन मैंने अलग करे, क्योंकि मैं चाह रहा था फ्रिक्शन आपको अलग से कराऊं, इस वजह से। तो एक आध क्वेश्चन आ गया है फ्रिक्शन का, इसमें देख लेते हैं फिर भी, चलो आ गया। तो फ्रिक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज का। वैसे यार मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी वर्थ इट होगा कराना, चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। अभी बस आप इतना सा समझ लो ये होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे रहा। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो चीज देखो, आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, मतलब ये एक हमारी वर्टिकल एक कर्व है, इस टाइप से ऐसे एक कर्व जा रहा होगा, उस कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, इतना हमें दे दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि इस कर्व पे ग्राउंड से कितनी हाइट पर हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुका रहेगा, उसके और अगर आप उसको ऊपर लेकर जाओगे तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा। मतलब अगर कोई फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो उसको आड़ी सरफेस के ऊपर अगर आप रखते हो ना, जैसे कि आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास है ना, ये सरफेस है, रफ सरफेस है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने रख दिया। अभी ऐसा है तो नहीं गिर रहा, ऐसा है तो नहीं गिर रहा, ऐसा है तो नहीं गिर रहा, लेकिन अब मैंने और ज्यादा इसको वर्टिकल कर दिया तो गिर गया। तो कैसे इसकी वर्टिकली हाइट मेरी बढ़ जाए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट गिर जाए, तो वो हाइट हमसे ग्राउंड से पूछी जा रही है, निकाल लेते हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर मैं tan थीटा, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा dy/dx जो होता है उसको हम स्लोप भी कहते हैं, और वही हमारे लिए tan थीटा भी होता है मैथमेटिकली। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ रहा है x/2, x/2 आ रहा है। तो tan थीटा x/2 आ रहा है, और tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज वाली बात से म्यू होता है, मतलब म्यू x/2 के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू 2 म्यू आ गया, और म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो x 1 आ गया। मतलब x की वैल्यू 1 पर ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है फिर उसके बाद स्लाइड होकर गिर जाएगा। तो अभी x की वैल्यू अगर 1 मैं इसी में पुट कर देता हूं, तो हाइट पूछी है ना, तो y तो तभी तो निकल कर आएगा, तो वो 1 का स्क्वायर बाय 4, दैट इज 1/4 मीटर। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो अच्छी बात है, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हो। जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 स्टार का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी मैथ्स यूज हो रही है इसलिए आपको टफ लग सकता है, इसको स्किप कर देना। आगे इसलिए मैंने करा दिया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, बॉडीज इन कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आ जाते हैं, इसको हम तरीके से करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक भी सिखाई है। अब यहाँ पर अगर ये 3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऐसे वायर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वायर में टेंशन T1 और यहाँ वायर में टेंशन T2, और आपने टोटल फोर्स लगाई है 80 न्यूटन। तो इसके करने का तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, ये पूरे के पूरे सिस्टम का आप एक्सेलरेशन निकालो, जिसका फॉर्मूला सेम वही रहेगा कि नेट फोर्स ऊपर और टोटल मास नीचे। क्या बात है, तो नेट फोर्स 80 हो गई और टोटल मास कितना आएगा भाई, 5 + 3 + 2, आई थिंक ये हो जाएगा 10। तो हमारा पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आपको ये लग रहा है कि 80 न्यूटन की फोर्स आपने 2 kg वाले पर लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले वाले ब्लॉक के ऊपर पता है कितनी फोर्स लगी है? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यार मास 2 है और एक्सेलरेशन 8 आया, मतलब इसके ऊपर फोर्स तो सिर्फ 16 न्यूटन की लगी है ना, समझो। इसका मास 3 है, एक्सेलरेशन 8 है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी है, 24 न्यूटन की। बड़ी सिंपल सी बात। इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी है, 5 8 40 न्यूटन की फोर्स। इतना कर सकते हो। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या आएगा, अब आपने लगाई 80 न्यूटन की,
अब भैया 2 kg वाला अगर 16 न्यूटन की फोर्स खा गया तो बची कितनी, 80 में से 16 निकालो तो बची वो 64। तो ये हमारी कांटेक्ट फोर्स कहलाती है, जो यहां पर अभी टेंशन फोर्स है। अब 64 लगाई, खाई कितनी 24, तो बची कितनी 40 न्यूटन। तो ये हमारी T1 हो गई। तो T1 40 है और T2 64 है, तो डेट इज ऑप्शन ए हो जाएगा। T1 और T2 पूछा था तो 40 एंड 64 हो गया। आप देख लो क्वेश्चन रिपीट होगा, पूरी बात है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं तो इसके पूरे चांसेस है दोबारा आने के, ये आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन इजी लेवल का था, वो 1 स्टार है, ये 2 स्टार है। ये बच्चा छोड़ के आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे लेवल की बात हो जाती है। मैं आपको ये भी सिखाता हूं इसमें, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं लगेगी। यहां पर अच्छा ही क्वेश्चन है सही में। देखो यहां पर एक इंक्लाइंड सरफेस है 30 डिग्री के एंगल पर, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहां पर ऐसे हवा में झूलती हुई ये पुली है, ये ऐसे वायर जा रहा है नीचे से ऊपर और ये स्ट्रिंग से हमारा फिक्स्ड हो रहा है, और पुली से भी 4 kg का ब्लॉक आपने लटका रखा है। तो पहली बात मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि भैया हमारा जब तक वायर के अंदर कोई बीच में कोई दूसरा ब्लॉक ना आए टेंशन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर वायर में टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रही होगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रही होगी, और ये ऐसे खींच रहा है तो इधर ऊपर की तरफ लग रही होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि टेंशन तो टी ही रहेगी पूरे थ्रू आउट द वायर में। अब यहां पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहां पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये 20 न्यूटन नहीं होगा भाई। याद करो यहां पर ये इंक्लाइंड सरफेस में mg sin थीटा आता था, याद आ रहा है, ये mg cos थीटा होता था और ये mg sin थीटा होता था। तो ये m मास 2 है, g 10 है, और sin 30 हमारा हो गया 1/2। तो ये 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है अभी नीचे की तरफ। अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम का केस देखो, मुझे ये बात मालूम है कि ये सिस्टम नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये सिस्टम ऊपर जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से। अब ये सिस्टम अगर मैंने ये वाला 2 kg वाला ब्लॉक मैंने माना कि यार 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो अब बच्चों को देखने में ये लगता है कि सर अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ऐसा होता था, हम नहीं सिखाया इस टाइप से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर वायर में देखो टेंशन टी है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए है। यहां पर एक्चुअल में ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है इसके वायर में टेंशन टी नहीं है, ये 2 टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, मतलब ये टेंशन 2t हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये टेंशन क्या हो गई 2t हो गई। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ये कंस्ट्रेंट मोशन का निकल कर आता है रिजल्ट। तो अगर यहां पर टेंशन ए है और एक्सेलरेशन ए है, मतलब टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए है, तो यहां पर टेंशन अगर 2t है तो एक्सेलरेशन बताओ क्या होना चाहिए, क्या वो a/2 नहीं होना चाहिए? तभी तो 2t और a/2 का प्रोडक्ट टी ए आएगा। बस इतनी सी बात अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो अब ये क्वेश्चन 2 स्टार का नहीं 1 स्टार का रह गया, क्योंकि अब आगे तो सिंपल सी बस वही मैथ्स रह गई कि अपवर्ड ऊपर लेके जाने वाली टेंशन टी है, नीचे खींचने वाली फोर्स 10 है, और ओवरऑल जा ऊपर की तरफ रहा है तो मास 2 और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए, ये नेट फोर्स आ गई। ये पहले इक्वेशन। अब इस वाले ब्लॉक की बात करता हूं तो ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स 40, ऊपर इसको खींचने वाली फोर्स 2 है 2t है तो माइनस का 2t, लेकिन ओवरऑल ये जा तो नीचे ही रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या आएगी, तो मास है इसका 4 और एक्सेलरेशन a/2 है। अगर तुमने यहां a लिख दिया तो भाई सारी कहानी गलत हो जाएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर तुमसे। अब देखो यहां से इस टाइप से सॉल्व करें अगर हम तो 40 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2a। अब निकालना तो हमें एक्सेलरेशन ए था ना कि 2 kg वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहां पर ए निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2a ही कट जाएगा, तो क्या ही फायदा करने का। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं टेंशन को कट कराता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, फिजिक्स हो चुकी खत्म। तो ये 2t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4a, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट भी नहीं ऐड कर दो, 3 में 2 को ऐड कर दो। तो अगर ऐड करोगे तो 2t से 2t गया, 40 माइनस 20 20 आ रहा है, और ये उत्तर ये 4a था तो 4a प्लस a ये 6a आ जाएगा, तो a आ रहा है 10/3। 10 को मैं g भी मान सकता हूं तो g/3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। देखो 3-4 स्टेप का ही, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, चलते जाएंगे बस इसी तरह से। अभी एक और फर्जी क्वेश्चन आया, इसमें कुछ नहीं रखा, ये दिखाने के लिए भयानक सा क्वेश्चन दे रखा है। ये एक पुली है, थोड़ा सा ब्लड इमेज आ गई इसकी, यहां से देखो ये 3 ब्लॉक है, ये ऐसे करके ये 3 ब्लॉक है। कितने कितने के यार, 4 6 और 10,
4 kg, 6 kg और 10 kg के ब्लॉक है। ऊपर ये टेंशन T1 लग रही है और बोला ही जा रहा है कि इधर से पकड़ के आपने कुछ फोर्स लगाई होगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। तो मुझे ये बात बताओ T1 क्या होगा। बहुत सिंपल सर, इन सारे ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लो। तो ये मास हो गया 20 kg, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, G10 लिया है। तो T1 निकालना है, खत्म हो गया यार। ऊपर की तरफ फोर्स इज T1, नीचे की तरफ फोर्स इज 200 न्यूटन, लेकिन ये जा तो ओवरऑल ऊपर ही रहा है। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितनी आएगी, तो मास कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 2। कितना फर्जी क्वेश्चन हो गया ये। तो ये कितना भैया 40 प्लस 200, क्या यार धुआं धुआं करके रख दिया ना। 2 लाइनों के अंदर 240 न्यूटन आंसर आ गया। कितना लंबा चौड़ा, दिखने में भयानक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर। और देख लेते हैं, बस 5 क्वेश्चन और आ गए। 2 फोर्स है हमारे पास F1 और F2। अब ये वेक्टर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी आप देखो। 2 फोर्स है F1 और F2। वेक्टर में भी सेम ऐसे क्वेश्चन देते हैं। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का 3 टाइम्स है, मतलब F1 को मैं मान सकता हूं कि 3F2 के बराबर है, ऐसा बोला गया। और जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ी वाली फोर्स के बराबर है। तो रिजल्टेंट बड़ी वाली फोर्स उसमें F1 है या F2 है, बताना जरा। इन दोनों में बड़ी वाली फोर्स F1 है F2 है, बड़ी वाली फोर्स F1 है, तो F1 के बराबर आएगा रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तो अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है, इतना मालूम है। तो अब आप देखो रिजल्टेंट फोर्स तो हमारी F1 के बराबर ही आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो इधर ही F1 स्क्वायर हो गया, ये F1 स्क्वायर और चलो तो ये F2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2F1 F2 cos थीटा। अब मैं F1 की जगह पर 3F2 पुट कर दूं सब जगह, तो ये आ रहा है 9F2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9F2 स्क्वायर। सब मैथ से अभी आगे, ये F2 स्क्वायर, ये 3F2 इंटू ये तो बनेगा ये 6F2 स्क्वायर cos थीटा। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो 10F2 स्क्वायर हो गया, ये इधर आएगा तो ये माइनस का F2 स्क्वायर बनेगा। तो माइनस का F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6F2 स्क्वायर cos थीटा। F2 स्क्वायर से F2 स्क्वायर गया, पूरी कैलकुलेशन करा रहा हूं यार मैं आपको, देखते रहना भाई। तो ये माइनस का 1/6 आ रहा है, तो थीटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस का 1/6। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थीटा आ रहा है हमारा cos इनवर्स ऑफ 1/n। तो हमारा यहां से n जो आएगा वो -6 के बराबर है, लेकिन -6 नहीं क्योंकि आपसे मॉड पूछा गया है, तो n का मॉड मतलब प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए बहुत सिंपल। एक सेकेंड, हाँ ये अब देखो, अब ये पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो नेट फोर्स लग रही होगी पार्टिकल के ऊपर उसकी डायरेक्शन। कितनी इजी सी बात है, हमें बात मालूम है कि यार डिस्टेंस को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के टर्म्स में तो वेलोसिटी आ जाती है, तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये tan t आई कैप है, तो tan आई कैप बचेगा। ये 15t स्क्वायर जे कैप है, तो ये 30t हो जाएगा जे कैप। 2 आगे मल्टीप्लाई में आया, पावर एक कम हो गई, टी स्क्वायर का 2t होता है डिफरेंशिएशन। 7 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट हो गया 0 हो गया। अब अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो उसको और फर्दर आप डिफरेंशिएट कर दो, तो tan कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 30 जे कैप। तो नेट एक्सेलरेशन y एक्सिस में आ रहा है। अब यार अगर एक्सेलरेशन y एक्सिस में आ रहा है तो वो फोर्स y एक्सिस में लग रही होगी तभी तो आ रहा होगा, और पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारी जो फोर्स लग रही होगी वो पॉजिटिव y एक्सिस में लग रही होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, ये 2023 के क्वेश्चन आप देख रहे हो अभी। ये सिमिलरली 3 फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन की, 8 न्यूटन की और 6 न्यूटन की, जिसमें बोला गया कि F2 और F3 जो है वो परपेंडिकुलर है। देखो तो अगर F2 ऐसे है तो मैंने माना कि भाई F3 ऐसे है। F2 इज 8 न्यूटन और F3 इज 6 न्यूटन, इतना हमें बोला गया। अच्छा एक फोर्स F1 और है, वो 10 न्यूटन की, कहां लगा ये पता नहीं, लेकिन बोला ये गया है। कॉल आ गई मैडम जी क्लास में हूं अभी, समझा करो। उठा लूं क्या? हेलो, मैं क्लास में हूं अभी। वीडियो अभी हम वीडियो हमारी ऑन है, लाइव क्लास में है हम हैं। ओके
और कुछ? अभी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बाय। सॉरी यार, असल में मैडम जी को भी हमने काम में लगा रखा है, जो तुम शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, तो उनसे रिकॉर्ड करवाता हूँ मैं अपने। तो मैंने उनसे बोला था कि यार कुछ शॉर्ट्स वगैरह आज हम बनाएंगे, तो इसलिए कॉल आई थी उनकी। देखो, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास 5 kg हमें दे रखा है, और यहां पर एक फोर्स F1 ऐसे लग रही है। अब ये मुझे कैसे पता है F1 ऐसे लग रही होगी? क्योंकि बोला ये गया है कि तीनों फोर्स को मिला के हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा, मतलब सिस्टम की नेट फोर्स 0 है। और अगर आप थोड़ा सा वेक्टर लगाना जानते हो तो F2 और F3, 8 और 6 का रिजल्टेंट पता क्या आएगा? 8 और 6 का रिजल्टेंट, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का रूट होता है, जो कि 10 ही आ रहा है। तो F2 और 3 मिलके ये 10 न्यूटन ही बैठ रहा है इधर। तो ये 10 और 10 को कैंसिल आउट कर देता है। ये 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर आपने F1 को ही हटा दिया, अब अगर मैं इस F1 को, इतने पार्ट को रिमूव कर दूं, तो नेट फोर्स 10 न्यूटन ही तो लगेगी सिस्टम के ऊपर। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास, तो फोर्स 10 लगेगी, मास 5 है, तो एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन सी आ रहा है ना। चलो चले, टाइम ओवर होता जा रहा है वैसे तो। एक बॉडी है हमारा जिसका मास 500 ग्राम है। अब देखो, मैंने बोला था हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, मास दे दिया और वेलोसिटी क्या दे दी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यार। ये 10√x दे रखा है। फोर्स बतानी, मैंने जस्ट अभी आपको कराया था, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह पर आप v dv बाय dx रख देंगे। ये अब आप सॉल्व करके बताओगे, है ना, ये होमवर्क में है क्वेश्चन। इसका कमेंट में टाइम के साथ मुझे जरूर आप आंसर बताएंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, इतना हमें दे रखा है। उसके ऊपर एट टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो इतनी फोर्स लग रही है ना। फोर्स हमें दे रखी है आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी, एक्स की वैल्यू बता ही देंगे हम। तो कैसे निकालोगे भाई? इसको हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। तो ये 2 आई कैप हो जाएगा और ये 6t जे कैप हो जाएगा, है ना। t का डिफरेंशिएशन 1 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया। अच्छा, जब टाइम 1 सेकेंड है तो t की जगह पर मैंने 1 रखा, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अच्छा, इतनी भी बात समझ में आ गई। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट का मास है 500 ग्राम, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास 500 ग्राम का मतलब 0.5 किलोग्राम हो गया ना। तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप से अगर मैंने मल्टीप्लाई कराई तो ये आई कैप प्लस 3 जे कैप आएगा। अब यहां पर अगर आप देखो तो फोर्स आई कैप प्लस 3 जे कैप है, और यहां पर जो क्वेश्चन में दे रखा था वो आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। तो यार एक्स की वैल्यू 3 नहीं आ गई? क्या बात है, मुबारक हो, एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है आपकी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई, क्या बात है, वाह। और देखो ये भी क्वेश्चन, देखो सिमिलर क्वेश्चन, कि भैया एक ऑब्जेक्ट था, देखा ये 2025 में आया शायद ये क्वेश्चन, 25 में या 24 में, हाँ 24 में आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये 2024 में भी आया, अभी 23 में भी आया। यहां पर एक थ्रेड थी, आपने क्या करा, यहां से पकड़ के एफ फोर्स लगा दी इधर को, एफ फोर्स लगा दी इधर को। कितना सिंपल क्वेश्चन, इस बार टेंशन पूछ रहे हैं। तो ये एंगल अभी वॉल से 30 डिग्री का बन रहा है। ये ब्लॉक का मास √3 kg है, सेम है, बिल्कुल सेम। करा देता हूं चलो। यहां पर ये टेंशन अगर टी है तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। तो ऊपर जाएगा t cos 30 डेट इज t√3/2, और इधर आएगा t sin 30 डेट इज t/2। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि f t/2 के बराबर और t√3/2 हमारा √3 तो मास है ना, इसको g से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो tan√3 के बराबर। तो ये तो यहीं से आंसर आ गया, टेंशन 20 न्यूटन आ रही है, टेंशन 20 न्यूटन आ रही है। अब अगर आपसे फोर्स पूछते तो फोर्स यहां से t/2 करके 10 न्यूटन आ जाती, लेकिन ये फोर्स नहीं पूछी आपसे, आपसे टेंशन पूछी है। तो क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे तो आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये थी बच्चों आज की सारी बातें। आई होप जितने भी बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक अगर सुन रहे हैं तो उन्होंने अच्छे से पूरा का पूरा सेशन लगाया होगा, और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया अगर आपने ये कर लिया है। कल अब हम आएंगे 12th क्लास के चैप्टर के
पूरे का पूरे 30 मिनट्स के साथ। आई थिंक कल मैंने प्लान करा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उसका हम 30 मिनट वाला पूरा का पूरा सेशन करेंगे और एंड देन हम उसके फिर PYQs करेंगे। फिर हम लॉज ऑफ मोशन के टफेस्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे जो JEE एडवांस का होगा। सेम पूरे हफ्ते आपको डेली 6:30 PM कुछ ना कुछ इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, तो आप सब्सक्राइब रहें। और जाते जाते बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मेहनत करते रहो, कितनी भी नींद आए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, एफर्ट लगाने पड़े, थक जाओ, लेकिन काम करते रहो। वो तुम्हारे लिए एक लाइन है, जाते जाते सुनते हुए जाओ वो भी, कि आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद है पर तुझे सोना नहीं है, क्योंकि तेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं और तुझे उसको किसी भी हाल में खोना नहीं है। तो बस अगर ख्वाब बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो उसके लिए एफर्ट भी बड़ा ही देना पड़ेगा। छोटे एफर्ट से अगर तुम सोच रहे हो कि काम चल जाएगा तो सबका चल जाता, सबका नहीं चलता, क्योंकि सब बड़ा एफर्ट नहीं दे पाते। और तुमको अगर बड़ा रिजल्ट, बड़ा आउटकम चाहिए तो बड़ा एफर्ट वो मांगेगा। तो बस वो अगर तुम दे देते हो और वो चुका सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, मुझे मालूम है, मुझे तुम पर भरोसा है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।